की इस पदयात्रा के तहत मैं आज पिछले कुछ दिनों से आपके ज़िले गोपालगंज में घूम रहा हूँ। उसी सिलसिले में हम लोग 2 दिन पहले बरौली से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अभी गोपालगंज घूमना शुरू किया है, विषयों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं उसको सुन रहे हैं। गोपालगंज की ज़मीनी हकीकत के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में या लोग जो सुझाव दे रहे हैं उस पर विस्तृत चर्चा जब मैं गोपालगंज कम से कम आधा जिला कर लूँ तभी करना बेहतर होगा, क्योंकि कई बार जब जिलों में आप घुसते हैं और शुरुआती कुछ दिनों में जो कुछ आप सुनने को आपको मिलता है, देखने को मिलता है, वो पूरे जिले की सच्चाई हो ये ज़रूरी नहीं। संभव है कि जिस प्रखंड में आप गए उस प्रखंड में दूसरी स्थिति है, क्योंकि जिलों के अंदर भी जो क्षेत्रीय असमानता है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो बाढ़ प्रभावित प्रखंड हैं उनके मुकाबले वो प्रखंड जहाँ बाढ़ नहीं आता है, वो प्रखंड जहाँ सिंचाई की सुविधा है वर्सेज वो प्रखंड जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो उनमें काफ़ी उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों में, वहाँ के विषयों में, वहाँ के परेशानियों में काफ़ी फ़र्क होता है। इसलिए मैं अभी गोपालगंज जिले के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। मोटे तौर पे जो 110-12 दिन से हम लोग पैदल चल रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन समझ रहे हैं, उसमें ये बात अभी तक जो उभर के आई है कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा जनता के नज़रिए से, जनता की परेशानी का सबसे बड़ा सबब बेरोजगारी और पलायन है। इसके अलावा भ्रष्टाचार दूसरे नंबर पे, सरकार की सारी योजनाओं में, सरकार के ऑफिसेज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बिना पैसा दिए हुए काम का न होना, सरकारी कामकाज का न होना। तीसरी जो सबसे बड़ी बात लोगों ने बताई है वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। और चौथी बात जिसको आमतौर पर हम लोग को सुनने को मिलता है वो है किसानों की बदहाली। उसमें उनकी तात्कालिक जो समस्या है, उनके पास खाद बीज न मिलना, यूरिया का बढ़े हुई कीमत पर उपलब्ध होना, 500 से 1100-1200 रुपए तक लोग यूरिया के लिए दे रहे हैं। सिंचाई की सुविधा नहीं होना वो तो तात्कालिक समस्या नहीं है, लेकिन सिंचाई की जो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है बिहार में, या तो लोगों को पानी है नहीं, या बाढ़ है तो पानी है तो बाढ़ के शक्ल में है। किसानों की एक और बहुत बड़ी समस्या खाद बीज और पानी, बाढ़ के अलावा जो है वो है उनके फसलों की कीमत का न मिल पाना। अभी जितने दिनों से मैं 3-4 महीने से चल रहा हूँ, ये वो सब समय है जब यहाँ धान की कटाई हुई है, गन्ना कट रहा है, और जो बात देखने समझने में आई है कि यहाँ पर जैसे धान को आप ले लीजिए, धान का सरकारी मूल्य है 2050 रुपये, लेकिन ज़्यादातर लोग जो अभी पिछले 3-4 महीनों में मिले हैं वो उन्होंने धान 1200 से 1500-1600 रुपये में बेचा है। यही हाल गन्ने का है। ये जो पूरा दोनों चंपारण, शिवहर, गोपालगंज का एरिया है, इसमें गन्ने की खेती और लोग चीनी मिलों पर जो उनकी निर्भरता रही है, चीनी मिलों के बंद होने से और जो चीनी मिल अभी चल रहे हैं उनकी मनमानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी है। गन्ने की जो 3 वैरायटी जिसकी प्रमुखता से यहाँ खेती होती है, उसमें जो पहली वैरायटी है जिसके बारे में मिल वाले जिसको बेहतर वैरायटी मानते हैं, उसका जो समर्थन मूल्य है, जिस मूल्य पर मिल वाले खरीद रहे हैं, वो मूल्य भी यूपी के मुकाबले 60 रुपये क्विंटल कम है। लेकिन उससे बड़ी परेशानी किसानों को ये है कि ये जो सो कॉल्ड नंबर 1 वैरायटी है, इसमें रोग बहुत लग रहा है और ये सूख भी तेजी से रहा है। तो किसानों को इस वैरायटी को एक तरह से मजबूरी में ही इसका उत्पादन किया जा रहा है, खेती की जा रही है, क्योंकि मिल वाले ले ही यही रहे। दूसरे और तीसरे कैटेगरी का जो गन्ना है उसको वो ले रहे हैं जब पहली वैरायटी खत्म हो जाए तब। तो पहले किसानों की शिकायत है कि भाई अगर 3 अलग अलग कैटेगरी है और उसके 3 अलग अलग रेट बने हुए हैं, तो आप तीनों को जब उपलब्ध हो जाए तो ले लीजिए। किसानों के सेकेंड और थर्ड वैरायटी के गन्ने को न लेने की वजह से खेत उनका खाली हो नहीं रहा, तो गेहूँ की बुआई हो नहीं पाई। इसके अलावा जो घटतौली की समस्या है, मिलों की मनमानी ये है कि आपने चाहे वैरायटी 1 लगाया हो, लेकिन अगर मिल वाले कह रहे हैं कि नहीं ये वैरायटी 2 है तो वही उसी का रेट देंगे। लेकिन कोई भी वैरायटी आप लेकर चले जाइए, 5
क्विंटल से 7 क्विंटल 10 क्विंटल तक हर ट्रेलर पे घटतौली की बात लोग आमतौर पर दोनों चंपारण में, शिवहर में और गोपालगंज में बता रहे हैं। समर्थन मूल्य के न मिलने की वजह से किसानों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी चर्चा बिहार में ज़्यादातर नहीं होती है। पिछले 10 साल में बिहार में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं का ही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी हुई है। पंजाब में ये आंकड़ा है 70%। मतलब पंजाब के लोगों ने, पंजाब के किसानों ने जो धान गेहूं उगाया वो उसका 70% हिस्सा सरकार ने, वहाँ की सरकार ने समर्थन मूल्य पर, सरकारी समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदारी सुनिश्चित की। उसके मुकाबले बिहार में पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया और गेहूं 1%, बाकी किसी फसल को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया। अगर आप इसके आंकड़ों को आर्थिक नजरिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में समर्थन मूल्य पर फसलों के न खरीदे जाने की वजह से बिहार के किसानों को हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दूसरे शब्दों में, अगर बिहार के किसानों को सारी परेशानियों के बाद, बाढ़, सूखा, यूरिया की किल्लत, बीज की खराबी, सब के बावजूद जो किसानों ने यहाँ पैदा किया, अगर उसको समर्थन मूल्य पर सरकार ने खरीदने की व्यवस्था बना दी होती तो हर साल किसानों को कम से कम 25,000 करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। ये इतना बड़ा नुकसान बिहार के छोटे किसानों को, गरीब किसानों को हो रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं कि पंजाब का किसान धनी क्यों है और बिहार का किसान गरीब क्यों है। ये मैं आपको उसका एक पहलू बता रहा हूँ। इसके अलावा जो 3 सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, उसकी मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 5 किलो, अभी तक 5 किलो जो अनाज है वो फ्री में मिलता रहा है। तीनों चारों जिलों में, इंक्लूडिंग गोपालगंज के जिन प्रखंडों में मैं अभी चल पाया हूँ, लोगों ने बताया कि किसी को 5 किलो अनाज नहीं मिलता है, अनाज 4 किलो या 4.5 किलो ही मिल रहा है। और ऐसा इसलिए, इसको मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हर प्रखंड में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर प्रखंड में ये जो अनाज आ रहा है, इसमें व्यवस्थित तरीके से जनप्रतिनिधि और ऑफिसर मिलके 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, कहीं 35 है, कहीं 45 है, मोटे तौर पर 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उसमें पीसी काटा जा रहा है। हर प्रखंड में अनुमानतः प्रखंड के जनसंख्या के आधार पर 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आता है हर महीने। उसमें से हर क्विंटल पे 40 रुपए औसतन काटा जा रहा है। और मैं आपको ये भी कैमरे पर कह रहा हूँ कि इस भ्रष्टाचार में, इस पीसी में विधायक भी शामिल है। विधायकों का भी बाजाबता हिस्सा कट के उनको दिया जा रहा है। कम से कम जिन क्षेत्रों से मैं अभी गुजर के आया हूँ, वहाँ पर लोगों ने स्पष्ट तौर पे बताया है कि इसमें विधायक जी का कितना रुपया है 40 में, इसमें ऑफिसर्स का कितना है या दूसरे लोगों का, उसका पूरा शेयर बटा हुआ है। आप लोगों को भी जानकारी में होगी, मैं कैमरे पे बता रहा हूँ आपको। तो एक तरफ बीजेपी और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम गरीब कल्याण योजना में लोगों को अनाज दे रहे हैं, और ज़्यादातर जगह पर अभी कम से कम जिन क्षेत्रों से मैं घूम के आया हूँ, यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, उनके ही विधायक उसी अनाज से, गरीबों के अनाज से हर महीने व्यवस्थित तरीके से पीसी जो काटा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें वो हिस्सेदार है। दूसरी जो बड़ी योजना प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पहले लोग इंदिरा आवास योजना कहते थे। जमीन पर जो अभी मैं घूम रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो लाभार्थी हैं वो इंदिरा आवास योजना के ही लाभार्थी हैं, जिनको 20,000 रुपया पहले किसी जमाने में मिला है। 1,40,000 रुपये वाली जो व्यवस्था अभी की बनाई गई है, इसके लाभार्थी बहुत कम संख्या में है। ज़्यादातर जनप्रतिनिधि जो मुखिया वगैरह है, वो बताते हैं इसका जो पोर्टल वोर्टल है वो कभी खुलता ही नहीं है। और ग्राम सभा ने अगर कहीं व्यवस्थित तरीके से सूची बना भी ली है, ग्राम सभा से उसको प्रस्ताव पारित भी कर दिया कि किसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, तो उनको भी, किसी को साल में 1-2 लोगों को भी आवास नहीं मिल रहा है। एक तो संख्या बहुत कम है। जिनको मिल रहा है वो वही लोग हैं जो 25 से 40,000 रुपए तक घूस देने की स्थिति में है। और वो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में नाम लिखाने के लिए 1,000 रुपए से लेकर अंतिम किस्त के भुगतान तक पूरी एक श्रृंखला और व्यवस्था बनी हुई है। 1,000 रुपए नाम लिखने के लिए, आगे आपका फोटो खिंचा कर भेजने के लिए 2,000 रुपया घर के साथ, एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है।
जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर ये 20 से 25,000 रुपया है। जहां पर जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं वो पैसा करीब करीब 40,000 रुपया है। अब कई लोग ये कहते हैं कि ये तो बैंकों से सीधे पैसा जा रहा है। तो बैंक मैनेजर्स जो हमसे मिले हैं अभी तक, मैंने उनसे जानने समझने की कोशिश की कि भाई इतनी व्यवस्थित तरीके से पैसा कैसे लोग ले पा रहे हैं। तो बताते हैं कि जब पहला किस्त जारी होता है तो पहला किस्त जारी होने से पहले आप पैसा तो आपने दे दिया है और घूस देने के लिए लोग कर्ज लेकर घूस दे रहे हैं। एक ये अति है कि गाँव में ऐसे लोग भी हैं जो आपको ऋण लोन देते हैं कि आप घूस दे सकें ताकि आप इंदिरा आवास के लिए अप्लाई कर सकें। और वो 4%, 5%, 10% के इंटरेस्ट पर लोग पैसा ले रहे हैं घूस देने के लिए, और वो घूस के दिए हुए पैसे के बाद उसको इंदिरा आवास का पैसा मिलेगा। तो इफेक्टिवली 1,40,000 जो बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को मिलना चाहिए, उसके बदले उसको 1,10,000 रुपये मिल रहा है। जो लोग घूस देने के लिए पैसा दूसरों से लेकर दे रहे हैं, वो जब पैसा उनको मिल जाता है तो उनसे मतलब ब्याज सहित तो पैसा वापस लिया जाता है। तो इफेक्टिवली जो लाभार्थी है उसके पास 80,000, 70,000 रुपये ही मिल रहा है। जो ये बैंकों की जो मैं बात आपको बता रहा था कि पहली किस्त जब पूरी हो जाती है सारा पैसा वगैरह देने के बाद, दूसरी किस्त तब रिलीज होता है जब कंसर्न पदाधिकारी, जो इस केस में शायद वीडियो हैं, वो लोग सूचित करते हैं कि भाई अब आप दूसरा किस्त रिलीज कीजिए। अगर दूसरा किस्त रिलीज करने से पहले उसने अधिकारियों को पैसा नहीं पहुंचाया लाभार्थी ने, तो बैंकों को बजाप्ता, ये देखिए हिम्मत कितनी है यहाँ अधिकारियों की, बजाप्ता ऑर्डर देके अकाउंट को, जो शब्द यूज किया जाता है, लॉक कराया जाता है। अकाउंट लॉक हो गया। तो अगर सरकार चाहे तो मुझे तो बैंक मैनेजर्स बता रहे हैं कि साहब आप रिकॉर्ड मंगवा लीजिए कि हर अकाउंट को कितनी बार लॉक कराया गया। ये दिखाता है कि जितनी बार अधिकारियों को पैसा नहीं पहुंचा उतनी बार अकाउंट को लॉक कराया गया, क्योंकि ये बैंकों में इसका रिकॉर्ड है। जितनी बार अकाउंट लॉक हुआ और उसको खोला गया तो 100 रुपये या कुछ पैसे उसमें जुर्माना भी लगते हैं। तो एक तरह अगर सरकार चाहे तो ब्रांच वाइज ये निकलवा सकती है कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का अकाउंट कितनी बार लॉक किया गया। इसका मतलब है कि उतनी बार वहां के अधिकारी ने पैसे के लिए लाभार्थियों का जो भुगतान है वो रोका है। तो ये हालत है यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की। तीसरी जो बहुत बड़ी योजना है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में शौचालयों के बनाए जाने की जो बात है, बिहार में कम से कम जितने दिन से मैं घूम रहा हूँ, खुले में शौच आज भी सच्चाई है। ओडीएफ कम से कम ज्यादातर गांव में जहां हम गए हैं वो फार्स है। ओडीएफ जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों ने दबाव में बैठाकर उसका सर्टिफिकेट लिया है। जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो दोनों सड़क के किनारे खुले के शौच में दिखता, खुले में किया हुआ शौच दिखता है। ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि शौचालय की इस पूरी योजना में व्यवस्थित तरीके से 2,000 से 6,000 रुपये तक देना और उसके बदले में लाभार्थी को 12,000 रुपये मिलना। ये पूरी स्कीम बिहार में बढ़िया तरीके से चलाई गई है। शौचालयों को बनाने पर, उनके उपयोग पर कोई ना किसी ने ध्यान दिया है, ना वो किसी की प्राथमिकता रही है। बड़े पैमाने पर इसमें अधिकारियों ने 2,000 से 6,000 रुपये तक प्रति लाभार्थी पैसा लिया है और उनको 12,000 रुपये प्रति लाभार्थी के तौर पर रिलीज किया है। चौथी जो सरकार की, केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया ग्राउंड पे, वो है मनरेगा। बिहार में जितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, गरीबी है, मेरी अपनी समझ ये थी कि मैं जब नीचे जाऊंगा तो मनरेगा में होने वाले काम मुझे दिखेंगे, मनरेगा के मजदूरों से मिलने का अवसर मिलेगा। मैं अभी 110 दिन से ज़्यादा हो गया पैदल चलते हुए, कोई भी मनरेगा का एक्टिव प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा। गांव में ही मैं सुबह शाम तक चल रहा हूँ, मुझे कहीं ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने ये बताया रोड के किनारे या अगल बगल कि हम मनरेगा के तहत ये काम कर रहे हैं। मनरेगा को एक तरह से यहाँ पर दफना दिया गया है। मनरेगा में कोई काम ना हो रहा है, ना सरकार की वो प्राथमिकता है और समाज ने भी एक तरह से उसको भुला दिया है। इतनी बड़ी इस योजना खास करके उन गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए, जिनके लिए मजदूरी करना ही एक तरह से मजबूरी है, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद मनरेगा का जमीन पर न होना दिखाता है कि सरकार कितनी उदासीन है, या सरकार की प्राथमिकताओं में गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसको कितना उसकी चर्चा है। अगर इसको आंकड़ों में आप देखेंगे, हमने दिखवाया कि भाई जमीन पे तो दिख नहीं रहा है, आंकड़ों में क्या दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि बिहार में मनरेगा का यूटिलाइजेशन 40% है। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग
₹100 का मनरेगा की सुविधा, ₹100 का मजदूरी यहाँ लोगों को प्रोवाइड कराया जा सकता था। तो बिहार सरकार के अधिकारियों और सरकार की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि ये लोग उसमें ₹40 का ही काम करा रहे हैं। ₹60 तो दिल्ली से लाए ही नहीं, सरेंडर कर दिया पैसा। 10,000 करोड़ बिहार सरकार की एलिजिबिलिटी है, तो 4,000 करोड़ आया, 6,000 करोड़ दिल्ली से आया ही नहीं। जो 4,000 करोड़ आया उसमें व्यवस्थित तरीके से 40% पीसी काटा जा रहा है। तो मतलब बिहार के गरीब भूमिहीन मजदूर किसानों को जो 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए की ये सुविधा, ये सहायता हर साल मिलनी चाहिए थी, उसके बदले में 4,000 करोड़ रुपया आ रहा है। और पीसी उसी काटने के बाद 2,000 से 2,500 करोड़ रुपया ही लोगों तक पहुंच रहा है। ये स्थिति है मनरेगा की। उसके बाद राज्य सरकार की 2 बड़ी योजनाओं की चर्चा। पहले नल जल योजना, इसकी आप लोग भी खूब चर्चा करते हैं, नीचे जमीन पर भी चर्चा है। ये 7 निश्चय का हिस्सा था। हालांकि 7 निश्चय का ये सबसे बड़ी योजना नहीं थी, लेकिन इसकी चर्चा बहुत है जमीन पर। तो अभी तक जो मैं देख पाया हूँ, 2/3 से ज्यादा जगहों पर वार्डों में नल जल योजना जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी है या कामयाब नहीं है। पश्चिम चंपारण में 90% से ज्यादा वार्डों में नल जल योजना नहीं चल रही है। पूर्वी चंपारण में थोड़ी स्थिति बेहतर है, 70% के आसपास वार्ड हैं जहां ये नहीं चल रहा है। गोपालगंज में भी कमोवेश स्थिति पूर्वी चंपारण के जैसी ही है। मतलब 10 में 3 ऐसी योजनाएं जो चल रही है, 7 नहीं चल रही है। तो मोटे तौर पे अभी तक जो मैं जमीन पर देख पाया हूँ नल जल की योजना का, ये जनता की नज़र में, अगर 2-3 जगह जहाँ चल भी रहा है वहाँ जनता की नज़र में स्कीम पूरी तरीके से फेल है, बंदरबाट हुआ है। और ज़्यादातर लोग इसको एक तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया कि भैया इसमें कुछ होने वाला नहीं। दूसरी जो एक बड़ी योजना है जिसकी चर्चा इतनी नहीं होती है, लेकिन चूंकि 7 निश्चय बनाए जाने में मैं शामिल था, वो है नालियों और गलियों के पक्कीकरण की योजना। जब 7 निश्चय की परिकल्पना की जा रही थी तो 7 निश्चय की सारी योजना में सबसे बड़ी योजना नालियों और गलियों के पक्कीकरण की थी। उस समय की सोच ये थी कि हर घर से जो नाली है उसको निकाल कर एक गांव में बड़े नाले से जोड़ा जाएगा, सबका पक्कीकरण किया जाएगा और बड़े नाले के माध्यम से पानी को कहीं एक जगह ले जाकर निस्तारण की उसकी व्यवस्था की जाएगी। मैं जितने दिन से अभी चल रहा हूँ, ना इस स्कीम की कहीं चर्चा है, ना ग्राउंड पर यह कहीं काम हुआ है। नालियों गलियों को लेकर जो स्थिति 14-15 में लोगों ने हम लोग को सर्वे के समय बताया था, स्थिति उससे और बदतर हुई है। गलियों की स्थिति तो कहीं कोई उसका पक्कीकरण है नहीं, कहीं कहीं पंचायत के स्तर पर लोगों ने खड़ंजा वगैरह जो कराया है, ईंट की सोलिंग कराई है, वो दिखता है। लेकिन ज़्यादातर गलियों की स्थिति आज भी उसका पक्कीकरण नहीं हुआ है। नालियों की व्यवस्था कहीं नहीं दिखी। कहीं कहीं गांवों में सड़क के किनारे बड़े नाले बनाए गए हैं, वो दिखाता है कि स्कीम के नाम पर पैसा कुछ जरूर निकाला गया है, लेकिन उन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया है, ना उन बड़े नालों से पानी निकालकर कहीं निस्तारण की व्यवस्था की गई है। तो स्वाभाविक तौर पर वो नाले आज कामयाब नहीं है, उसमें कूड़ा करकट भर गया है, वो बंद पड़ा हुआ है और वो 2-1 दर्जे का बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी प्रयास के किया हुआ स्कीम दिखता है। जो 7 निश्चय की दूसरी योजनाएं थी, बड़ी योजनाएं, बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये भत्ता का अभी तक कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको ये योजना में जिसको लाभ मिल रहा हो। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी करीब करीब लोगों ने सबने भुला दिया है। इक्का दुक्का कोई लड़का ऐसा मिल जाता है जो बताता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उन योजनाओं को सरकार ने एक तरह से भुला दिया है। पूरे पदयात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला जो शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता, भ्रष्टाचार, सरकार की सभी योजनाओं, सरकार के सभी ऑफिसेज में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा सरकार के सभी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 शब्द सबसे ज़्यादा सुनाई देते हैं। अफसरशाही से जनता, जनप्रतिनिधि सब परेशान हैं। भ्रष्टाचार, कोई सरकार क्या ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो सकता है। और तीसरा, बिहार सरकार की, भारत सरकार की कोई योजना बिहार में ऐसी है नहीं जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से पीसी, जो दलाली का नया नाम है बिहार में, वो नहीं काटा जा रहा हो। मोटे ओवरऑल बिहार में जितना मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें जनता के मन में सरकार को लेकर या तो उदासीनता है या गुस्सा है। मुझे अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिला, कोई भी ऐसा
समूह नहीं मिला, जहाँ पर लोगों ने बताया कि भाई देखिए अभी ये सरकार चल रही है, आगे क्या होता है, क्या कुछ अच्छा होता है, कुछ प्रयास सरकार करेगी नहीं करेगी। ज़्यादातर लोगों ने मान लिया है कि इस सरकार से तो अब कुछ नहीं होने वाला है। ये हर वर्ग के लोग ऐसा समझते हैं। इस सरकार से किसी को अब कोई अपेक्षा बची नहीं है। या तो लोग बिल्कुल उदासीन हैं या उनके मन में लोगों के सरकार के प्रति गुस्सा है। मोटे तौर पे मेरा अभी तक का ये अनुभव है। बाकी आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं।